रात के 12 बजने को आए थे और बारिश थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिव रूम की खिड़की के पास खड़ा अभी भी बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत फिक्र हो रही थी। वो मन ही मन बोला, अपनी माँ और अपने पापा की कंपनी को बचाने के लिए कल मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। अपनी जिंदगी दांव पर लगाने जा रहा हूँ मैं। पर इस दांव में अगर मुझे कोई जीत दिला सकता है तो वो मेरी बचपन की दोस्त गौरी है, और मैं जानता हूँ कि वो मेरा साथ जरूर देगी। दूसरी ओर अरुण भी अभी जाग रहे थे। वो भी अपने रूम में रॉकिंग चेयर पर बैठे सिगरेट पीते हुए बाहर हो रही बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। इस तूफानी रात के बाद कल का दिन मेरे और मेरी बेटी के लिए खुशियों का एक नया सूरज लेकर आएगा। पर उससे पहले मुझे रति की लाश अपनी आंखों से देखनी है। एक बार वो लड़की मेरी बेटी के रास्ते से हट जाए, उसके बाद मेरी बेटी के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होगी। शिव सिर्फ उसका होगा। कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी की मालकिन सिर्फ वो होगी, सिर्फ वो। रति भी बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो बस ये सोचकर परेशान थी कि आखिर वो गुंडे थे कौन, क्यों उसे तलाश रहे थे, क्या इरादे थे उनके। एक अजीब से डर और खौफ ने उसे घेरा हुआ था। उसे रह रह कर बस अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। जब उसे नींद नहीं आई तो वो बेड से उठ बैठी। इतने ठंडक भरे माहौल में भी उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे प्यास लगने लगी थी। उसने आसपास पानी ढूंढा, पर उसे पानी कहीं नजर नहीं आया। वो बेड से उठकर कमरे से बाहर आई और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ने लगी। उसने टेबल पर रखे पानी के जग से एक ग्लास में पानी लिया और वहीं खड़ी होकर पीने लगी। पानी पीने के बाद वो अपने रूम की ओर बढ़ने लगी, पर तभी खिड़की के पास खड़े शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रति के कदम अचानक रुक गए और उसने उस रूम की ओर देखा जहां शिव था। वो मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शिव, जैसे आप मेरे पास ही है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। तेज हवाओं की वजह से उस रूम के दरवाजे पर लगा पर्दा भी हिल रहा था। जैसे जैसे वो रूम की ओर बढ़ रही थी, शिव के होने का एहसास भी बढ़ता जा रहा था और उसका दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। शिव। रति ने उसका नाम अपने मुंह से लिया और मुस्कुराते हुए तेज तेज कदमों से उस रूम की ओर बढ़ने लगी। रति का नाम लेते ही शिव को भी ऐसा लगा जैसे रति उसके बहुत करीब है, इसलिए उसने भी तुरंत पलटकर दरवाजे की ओर देखा। रति जैसे ही उस रूम में जाने लगी तो प्रिया ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। किधर? उसने रति से पूछा। प्रिया की आवाज सुनकर शिव रूम से बाहर आने लगा, पर तभी प्रिया रति का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। शिव रूम से बाहर आया, पर उसे कोई नजर नहीं आया। वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर अपने कमरे में वापस आ गया। प्रिया रति को उसके कमरे में लेकर आई और बोली, तुम्हें मुसीबत की मारी समझकर मेरे भैया घर क्या उठा लाए? तुमने तो इसे अपना घर ही समझ लिया है। रात में ऐसे घर में घूम रही हो जैसे मेरे घर डकैती डलवाने की तैयारी में हो। पहली बात, मैंने तुम्हारे भैया से नहीं कहा था कि मेरी मदद कीजिए, और दूसरी बात, मैं तुम्हारे घर में घूम नहीं रही थी, सिर्फ पानी पीने के लिए इस कमरे से बाहर निकली थी। तीसरी सबसे जरूरी बात, आज के बाद मुझसे इस लहजे में दोबारा बात मत करना, क्योंकि अब मैंने लोगों की सुननी बंद कर दी है। और रही बात इस घर में डकैती डलवाने की, तो मैं ऐसे महल को छोड़कर आई हूँ जो तुमने सिर्फ अपने सपनों में ही देखा होगा, समझी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में खड़ी होकर मुझसे ऐसे बात करो। इतना कहकर प्रिया ने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा दिया, पर रति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ झटक कर बोली, ये गलती दोबारा मत करना, वरना हाथ उठाना मुझे भी आता है। प्रिया गुस्से में भन भनाती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही रति बेड पर बैठ गई। उसने अपनी दोनों हथेलियों में बेड पर बिछी चादर भर ली और मन ही मन बोली, अब अगर तुझे अपनी और अपने बच्चे की रक्षा करनी है रति, तो तुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। तू यूं कमजोर नहीं पड़ सकती, नहीं पड़ सकती तू कमजोर। दूसरी ओर अधिराज भी परेशान से हॉस्पिटल के रूम में टहल रहे थे। उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। एक तरफ अपनी पत्नी की हालत, तो दूसरी ओर अपनी बर्बाद होती कंपनी को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपनी कंपनी को बचाए। वो मन ही मन बोले, कल अगर शक्ति कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी का एमडी बन गया, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पहले ही शिव के जाने के बाद कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स तेजी से गिरने लगे हैं। ऐसे में शक्ति ने अपने एमडी बनने की न्यूज मार्केट में फैलाकर कंपनी की इमेज की धज्जियां उड़ा दी।
कल अगर वो एमडी की कुर्सी पर बैठ गया तो सिर्फ 2 दिन और कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी पर हमेशा के लिए ताले लग जाएंगे। क्या करूं? कैसे शक्ति को रोकूं और कैसे किरण को उसका शिव लौटाऊं? आज मेरे लिए मेरे शिव का लौटना उतना ही जरूरी हो गया है जितना कि एक इंसान के जीने के लिए सांस लेना जरूरी होता है। किरण की हालत में कोई सुधार नहीं है। अशोक ने साफ कह दिया है कि उसकी मर्ज की दवा सिर्फ शिव है। हे महादेव, लौटा दीजिए मेरे शिव को, प्लीज लौटा दीजिए। इतना कहते हुए उनकी आंखों से आंसू झलक आए और वो खुद को संभालने के लिए किरण के पास बैठ गए। उन्होंने बहुत प्यार से उसकी हथेली थामी और भगवान से उसके लिए प्रार्थना करने लगे। जैसे जैसे रात ढल रही थी, बारिश धीमी होती जा रही थी। सुबह के 6 बजते बजते ही बारिश पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अजय रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आया और वहां साफ सफाई कर रहे नौकर से बोला, फटाफट नाश्ता रेडी करवाओ, मुझे और शिव को इंदौर के लिए निकलना है। और शिव साहब और काजल को चाय दी या नहीं तुमने? चाय बन रही है साहब, चंदू सबके लिए चाय बस ला ही रहा है, नौकर ने तुरंत जवाब दिया। तो अजय शिव के रूम की ओर बढ़ते हुए बोला, मेरी चाय भी शिव के रूम में ही ले आना। नौकर ने सिर हिला दिया तो अजय तेजी से शिव के कमरे में आया, पर वो कमरे में नहीं था। ये शिव कहाँ चले गए? इतना कहकर वो वॉशरूम की ओर बढ़ा और उसने वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक किया। शिव, शिव आप अंदर हो? पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। वो परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए रूम से बाहर जाने लगा, पर तभी उसकी नजर बैग के पास टेबल पर रखे एक खत पर पड़ी जो एक किताब से आधा बाहर आ रहा था। अजय ने तुरंत उस खत को उठाया और खोलकर पढ़ने लगा। आई एम सॉरी अजय, जो मैं तुम्हें बिना बताए जा रहा हूँ, पर मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अगर मुझे देर हुई तो मैं उन्हें हमेशा के लिए खो दूंगा, इसलिए जा रहा हूँ। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आंटी और प्रिया से मेरी तरफ से माफी मांग लेना और उनसे कहना कि सब कुछ ठीक होने के बाद मैं उनसे मिलने जल्द लौटूंगा। अपने घर और ऑफिस का नंबर लिखकर जा रहा हूँ। जब दिल करे मुझे फोन कर लेना और मुझसे मिलने इंदौर आ जाना। मेरे घर का एड्रेस भी लिख दिया है मैंने। जाते जाते एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, प्लीज मेरी रति को तलाशते रहना और अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे फोन कर देना। और एक आखिरी बात, जिंदगी में जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास चले आना। मेरे घर और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। शिव। खत पढ़ते ही अजय परेशान होकर बेड पर बैठ गया। तभी रति ने उसे पुकारा, सर। उसकी आवाज सुनकर अजय के हाथ से खत छूटकर फर्श पर गिर गया। उसने तुरंत नजरें उठाकर रति की ओर देखा और उठ खड़ा हुआ। रति उसके पास आकर बोली, मैं आपको थैंक यू कहने आई थी। कल रात आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया था उसके लिए थैंक यू। बारिश अब बंद हो गई है, इसलिए आपसे घर जाने की इजाजत मांगने आई हूँ। अम्मा और बाबा मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। अजय मुस्कुराते हुए बोला, ये ऑफिस नहीं मेरा घर है काजल, इसलिए तुम्हें यहाँ मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारे बाबा के पास मैंने कल रात में ही खबर भिजवा दी थी कि तुम ठीक हो और मेरे घर में हो। चंदू चाय नाश्ता रेडी कर रहा है, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रति कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी सुमित्रा वहां आकर बोली, हाँ बेटा नाश्ता करके जाना, चंदू बस नाश्ता लगा ही रहा है। रति चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी। तभी चंदू वहां आकर बोला, मालकिन नाश्ता लग गया है। सुमित्रा ने बड़े प्यार से रति के सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुम चलो बेटा, मुझे अजय से कुछ बात करनी है। रति ने आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। उसके जाते ही सुमित्रा अजय से बोली, अजय अगर मैं तुझसे ये कहूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि काजल तेरे साथ ऑफिस में नहीं बल्कि यहाँ हमारे घर का काम संभाले, मुझे संभाले, तो? अजय हैरानी से उन्हें देखने लगा। मैं समझा नहीं माँ। अजय तू ऑफिस चला जाता है और प्रिया में अभी बहुत बचपना है, घर संभालने की समझ आना उसमें अभी बाकी है। 100 काम होते हैं घर में, घर का हिसाब किताब देखना, नौकरों से सही ढंग से घर का काम करना और भी बहुत कुछ। और तुझे शादी के लिए कोई लड़की पसंद आती ही नहीं है, तो ऐसे में मैं अकेली कब तक घर की जिम्मेदारी संभालूं? नहीं होता मुझसे अकेले ये सब, थक जाती हूँ मैं, इसलिए चाहती हूँ कि काजल घर के कामकाज संभालने में मेरी मदद करे। बहुत अच्छी और समझदार लड़की है वो। भंडारे के वक्त मैंने देखा था
कि वो कैसे सब कुछ अपने घर का काम समझकर संभाल रही थी। और उसके यहाँ रहने से मेरा दिल भी लगा रहेगा, मुझे भी सहारा मिल जाएगा और मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई हर वक्त घर में मौजूद रहेगा। तेरी टेंशन भी थोड़ी कम हो जाएगी और फिर प्रिया भी बड़ी हो रही है। इस उम्र में बच्चों को भटकते देर नहीं लगती। काजल रहेगी तो प्रिया पर नजर रख सकेगी और उसके यहाँ रहने से प्रिया घर संभालना सीख सकेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे भी तो ब्याह के अपने घर जाना ही होगा। अजय उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया और फिर बोला, पर माँ, पंडित जी यूँ अपनी भतीजी को हमारे घर रहने की इजाजत क्यों देंगे? सुमित्रा तुरंत बोली, उसकी फिक्र तू मत, उनसे मैं बात कर लूंगी, वो मुझे कभी इनकार नहीं करेंगे। अजय मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप पंडित जी से बात कर लीजिए। अजय मुस्कुराते हुए बोला। सुमित्रा का चेहरा फूल की तरह खिल गया। वो अजय के गाल को छूकर बोली, थैंक यू बेटा, जल्दी से नाश्ते के लिए आ जा और शिव को भी ले आ। कहाँ है वो? शिव तो चले गए माँ, अजय ने परेशान होकर जवाब दिया। सुमित्रा उसे एकटक देखने लगी तो अजय ने शिव का खत उनकी ओर बढ़ा दिया। सुमित्रा ने उस खत को पढ़ा और बोली, हे भोलेनाथ, उस बच्चे के साथ रहिएगा, उसे उसकी खोई हुई खुशियां लौटा दीजिएगा। अजय मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही सुमित्रा ने खत को वहीं एक टेबल की ड्रॉर में डाला और ऊपर सीलिंग की ओर देखकर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भोलेनाथ, जो अजय मेरी बात मान गया। काजल के इस घर में रहने से एक सुंदर सुशील बहू पाने का मेरा सपना सच हो सकता है, क्योंकि उस लड़की में हर वो खूबी है जो मैं अपने बेटे की दुल्हन में देखना चाहती हूँ। काजल मुझे और मेरे बच्चे दोनों को संभाल लेगी। कल रात जिस तरह उसने प्रिया की बोलती बंद की थी, उसे देखकर मुझे ये अच्छे से समझ आ गया है कि एक वो ही है जो मेरी प्रिया को सुधार सकती है। मेरे इस घर को फिर से हरा भरा सिर्फ काजल ही कर सकती है। दूसरी ओर एक शिव ने अपनी ऑटो एक बड़े से हॉस्पिटल के बाहर रुकवाई और ऑटो वाले को पैसे देकर हॉस्पिटल के अंदर दौड़ पड़ा। उसने रिसेप्शन से अपनी मम्मा का रूम नंबर पता किया और उस रूम की ओर दौड़ा। डॉक्टर अशोक उसकी मम्मा का चेकअप करके अधिराज से बोले, मेरे साथ आओ अधिराज, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। उन्होंने सिर हिलाया और डॉक्टर अशोक से बातें करते हुए चले गए। उनके रूम से निकलते ही दूसरी ओर से शिव दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और रूम नंबर देखकर सीधे रूम में आ गया। उसकी मां अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उन्हें देखते ही शिव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी मां के पास आकर बैठा। उसने उनकी हथेली को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे चूमने लगा और फिर बोला, मैं ये बात हमेशा से जानता था मां, कि आप शक्ति से ज्यादा प्यार मुझसे करती है, पर इतना ज्यादा प्यार करती है, इस बात का एहसास मुझे आज हुआ है। मैं लौट आया हूँ मां, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। प्लीज अपनी आंखें खोलिए मां, प्लीज। आपका शिव आपसे प्रॉमिस करता है मां कि वो सब कुछ पहले की तरफ ठीक कर देगा। मेरे रहते ना हमारा परिवार कभी बिखरेगा और न ही हमारा बिजनेस बर्बाद होगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस आप लौट आइए, क्योंकि आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी ही जरूरत है, क्योंकि आज आपका शिव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है और उसे अपने इस फैसले में आपका साथ चाहिए। प्लीज माँ, हमेशा की तरह मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। प्लीज माँ, अपनी आंखें खोलिए ना, मैं आपके सामने हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, प्लीज आंखें खोलिए। इतना कहकर शिव अपनी माँ की हथेली थामकर रोने लगा, पर तभी उसकी माँ के शरीर में हलचल होने लगी। शिव ने तुरंत अपनी माँ की ओर देखा तो वो होश में आ रही थी। उसके रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। किरण ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो उसके सामने शिव बैठा था। उसे देखते ही उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर तभी अरुण ने शिव का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगे। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।